एग्जाम दीजिए या आप स्टेट पीसीएस का दीजिए, एनडीए सीडीएस, मतलब टोटल एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल से। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो सिंपल सा बात है, परिचय से स्टार्ट करेंगे। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, ये सब जानते हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, धनी होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन के गरीब होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन होती नहीं है। तो क्या करेंगे, वो दूसरा से इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, अब दे कौन सकता है, मेटल धातु, और लेंगे कौन, अधातु नॉन मेटल। यानी सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और सभी अधातुएं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, जो दान देंगे, जैसे मेटल धातु दूसरों को दे रहे हैं, उनको धनायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन बोलेंगे, और जो लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन, ऋणायन। तो सर क्लियर हो गया। मेटल जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, त्याग करके क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं, और वही नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके नेगेटिव आयन बन जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरी बात, मेटल किस किस अवस्था में, किस किस स्टेज में हो सकता है, क्या क्या स्टेट हो सकती है, किस किस अवस्था में हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। ठीक है, कौन से अवस्था में होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखते हैं सर। देखो मेटल जो होती है हम लोग का, सारे के सारे धातुएं ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में। सभी धातुएं किस अवस्था में होती है सर, हम लोग का सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, अब इसी में से एक एक्सेप्शनल है, और यही से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या एक्सेप्शनल है, अभी हम क्या बताएं कि सारे के सारे मेटल, सभी धातुएं क्या होती है सर, सॉलिड होती है, ठोस। लेकिन एक मेटल जो है, एक धातु जो है, वो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है सर, और वही क्वेश्चन पूछता है हम लोग को कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड अवस्था में होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा सर, देखो हम लोग का मरकरी। ठीक है, कौन सी धातु, मरकरी, पारा। ठीक है, जिसको हम लोग Hg से दर्शाते हैं, 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर। यही क्या होता है, रूम टेम्परेचर में, कमरे की ताप में क्या होता है, द्रवावस्था में वो पाई जाती है, एकमात्र धातु। क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सी धातु कमरे की ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, तो क्या आंसर करेंगे सर, मरकरी। ठीक, अब एक और क्वेश्चन, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन सी धातुएं कमरे के ताप से थोड़ा अधिक ताप बढ़ाने पर द्रवावस्था में पाई जाती है। ठीक, यानी कमरे के ताप से थोड़ा ताप को बढ़ा देंगे तो द्रवावस्था में आ जाती है। पहला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से घुमा के कैसे पूछता है, देखो आंसर वही होगा, क्वेश्चन अलग। किस तरह से कि कौन सी दो धातुओं को, या कौन सी धातुओं को, मेटल्स, जिनको अगर हम लोग हथेली में रखेंगे तो पिघल जाती है। दोनों का आंसर एक ही होगा, क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, नोट कर लिया, अब इसका आंसर नोट करो। पहला होता है देखो हम लोग का सीजियम, और दूसरा होता है गैलियम। ये दो ऐसी धातुएं हैं, ठीक है, सीजियम और गैलियम, इसको CS से और इसको GS से, जिनको अगर हथेली में रखेंगे तो ये पिघल जाती है। प्लस दूसरा क्वेश्चन, कमरे के ताप से थोड़ा अधिक ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, ये किस अवस्था में पाई जाएगी, ये द्रवावस्था में पाई जाती है। ठीक, क्लियर। अब आते हैं नॉन मेटल, अधातु की ओर। इनका अवस्था देख लिए, इनका अवस्था क्या क्या होता है। जो अधातुएं हम लोग का होती है, जो नॉन मेटल हम लोग का होती है, इसका मेन अवस्था या अधातुएं हम लोग का किस रूप में पाई जाती है, तो बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ये गैस
या गैसीय अवस्था में ये होती है। ठीक, यानी सभी के सभी अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, तो क्या आंसर होगा सर, गैस अवस्था में या गैसियस स्टेट में पाई जाती है। क्लियर है, ये इनकी अवस्था क्या होती है, गैस, ना सॉलिड ना लिक्विड, क्या हो जाएगा, गैस। ठीक, अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं सर, ये तो बस नॉर्मल सी बात था जानकारी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग पढ़े कि इनका अवस्था स्टेट क्या होता है, गैस होता है, लेकिन उसी में से एक नॉन मेटल ऐसा है जो हम लोग का लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, यानी द्राव्य अवस्था में। और वही क्वेश्चन हम लोग को पूछता है कि कौन सी अधातु द्राव्य अवस्था में पाई जाती है, तो क्या आंसर करेंगे सर, कौन सी अधातु द्राव्य अवस्था में पाई जाती है, तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, ब्रोमीन। एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो द्राव्य अवस्था में पाई जाती है। हम जानते हैं कि अधातुओं की अवस्था गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन अब आ गया एक्सेप्शनल, जो हम लोग का द्राव्य अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। क्लियर, आंसर कर दोगे सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, अब कुछ अधातुएं ऐसी हैं जो हम लोग का सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में भी पाई जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है उतना, अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का पूछता है द्राव्य अवस्था, गैसीय अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो क्या आंसर होगा, ब्रोमीन। ठोस अवस्था में कार्बन, आयोडीन, मेनली ये दो पाई जाती है। साथ में हम लोग बोल सकते हैं फास्फोरस और सल्फर को भी, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं हम लोग कार्बन को, कार्बन नहीं है तो आयोडीन को। और मैक्सिमम क्वेश्चन में या तो कार्बन का ऑप्शन में रहता ही है या फिर आयोडीन रहता है। ठीक, क्लियर, चलिए आगे। चलो अब एक एक करके जितना पढ़े उसमें से जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितना क्वेश्चन बनते हैं हम पूछ रहे हैं, अब उसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन, धातुओं की अवस्था क्या होती है, तो क्या बोलिएगा सर, ठोस अवस्था। ठीक, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्या आंसर होगा सर, मरकरी। किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर सर। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी धातुओं को हथेली में रखने पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्या आंसर होगा सर आपका दिमाग में आता होगा कि सर अभी आप बताए थे सीजियम और गैलियम। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। इसका एक और क्वेश्चन होता है, रूम का टेम्परेचर से थोड़ा ताप बढ़ाने पर कौन सी दो धातुएं द्रव अवस्था में आ जाती है, तो क्या आंसर होगा सर, वही गैलियम और सीजियम। ठीक, क्लियर। अब अधातु से, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए, तो क्या हो जाएगा, त्याग करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं। अब अधातु से फर्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं की अवस्था क्या हो जाएगा सर, गैस अवस्था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, कौन सी अधातु द्रवावस्था में पाई जाती है, क्या आंसर करेंगे सर, अभी आप बताए थे ब्रोमीन, एकमात्र जो द्रवावस्था में पाई जाती है। ठीक, हम लोग को बहुत बार पूछ चुका है। कौन सी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्या आंसर होगा, कार्बन और आयोडीन। ठीक है, तो यहां से इतना क्वेश्चन बनते हैं। चलो नेक्स्ट, मेलिएबिलिटी और डक्टाइल, जिसको हम लोग अगाध वर्धनीयता और तन्यता बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोग स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि धातुओं में अगाध वर्धनीय और तन्यता का गुण पाई जाती है, यानी मेटल्स में मेलिएबिलिटी और डक्टाइल का प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, अब अधातुओं में ये अगाध वर्धनीय और तन्यता का गुण नहीं पाई जाती है, यानी नॉन मेटल में ना मेलिएबिलिटी का गुण दिखेगा ना डक्टाइल का गुण दिखेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये तो आप लोग जानते हैं, फिर भी इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मेलिएबिलिटी होता क्या है, अगाध वर्धनीय होता क्या है। किसी को अगर कोई धातु को, कोई मेटल को पीट के या किसी भी रूप में पिघला के बोलो, पीट के बोलो, उसको अगर हम लोग पतला से पतला सीट चादर के रूप में अगर बदल रहे हैं, ठीक है, पतली चादर के रूप में अगर बदल रहे हैं, एक गोल था मान लो, अब उसको हम लोग पीट करके एक पतला बना दिया, पतली चादर, तो हो गया हम लोग का क्या, अगाध वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी। और एक धातु है जिसको क्या किया हम, मेल्ट करके पिघला करके पतली से पतले तार के रूप में बदल दिए, वायर के रूप में। तो जो तार के रूप में बदलते हैं, वायर के रूप में बदलते हैं, उस गुण को तन्यता बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना।
चादर के रूप में बदलना, सीट के रूप में बदलना, पतला सीट बनाना, पतली चादर बनाना अगध वर्धनीय, तार के रूप में बदलना, वायर के रूप में क्या होता है, तन्यता। ठीक, तो ये दोनों गुण धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो सबसे अधिक अगध वर्धनीय धातु कौन सी है, मोर, मेलेबिलिटी, मेटल। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का आंसर, गोल्ड, सोना। ठीक है, Au जिसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। ठीक है, विजिबल नहीं हो रहा होगा, हम दूसरा मार्कर से लिख दे रहे हैं, Au, इंक खत्म हो गया शायद। तो गोल्ड होता है 79 Au। ये हम लोग का क्या है, सबसे आगे, सबसे अधिक अगध वर्धनीय और सबसे अधिक तन्यता का गुण इसी में पाया जाता है। सोना एक ऐसा धातु है जिसके ऊपर सबसे अधिक अगध वर्धनीय का गुण और तन्यता का गुण भी होती है। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है, ये तो क्लियर हो गया कि अगर पूछे सबसे अधिक अगध वर्धनीय और तन्यता का गुण किस धातुओं में पाई जाती है, कौन सा मेटल में पाई जाती है, तो क्या आंसर करेंगे सर, गोल्ड, सोना। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से कि ये जो सोना है 1 ग्राम, कितना सर, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम सोना में 1 ग्राम गोल्ड को अगर ले लेते हैं तो लगभग हम लोग का 2 किलोमीटर तक का वायर हम लोग खींच सकते हैं। यानी 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर सर, 2 किलोमीटर, इतनी लंबी तार हम लोग बना सकते हैं। तो इसीलिए सबसे अधिक अगध वर्धनीय और तन्यता, हालांकि ये तो तन्यता का गुण है, किसका होता है, सोना का होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें तो धातुओं में ये गुण पाई ही नहीं जाती है, ना अगध वर्धनीय ना तन्यता। अब इसी वजह से देखो, इसी वजह से ये तो इसका तन्यता का गुण हो गया। अब देखो मेलेबिलिटी होने के कारण गोल्ड से एक और क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे अधिक मेलेबिलिटी होने के कारण गोल्ड से एक और क्वेश्चन हम लोग का पूछ देता है। और वो क्वेश्चन क्या है, रेदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसको बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वो परमाणु के नाभिक के बारे में बताया था, न्यूक्लियर मॉडल फेमस है, हम लोग आगे करेंगे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो अल्फा स्कैटरिंग के समय किसका उपयोग किया गया था, तो क्या आंसर होगा हम लोग का, गोल्ड का किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दोगे कि रेदरफोर्ड अपने अल्फा स्कैटरिंग में कौन सी धातु का प्रयोग किया था, कौन सी मेटल सीट का उपयोग किया था, तो क्या आंसर करेंगे सर, गोल्ड का। क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है सबसे अधिक अगध वर्धनीय मेलेबिलिटी धातु है, उसको पतला से पतला चादर के रूप में आसानी से बदल सकते हैं और सबसे अधिक पतला भी कर सकते हैं, इसीलिए रेदरफोर्ड इसका उपयोग किया था। ठीक, क्लियर हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखो यहां से, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और धारा। ठीक है, हीट, ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, यानी विद्युत धारा और ऊष्मा का अच्छा चालक कौन होता है, धातु या अधातु। तो जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, सारे धातुएं विद्युत और ऊष्मा का गुड कंडक्ट होते हैं। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं, उन लोग को आसानी से प्रवाहित करते हैं, अपने में आसानी से प्रवाहित कर लेते हैं। और ठीक उसका उल्टा अधातुओं में, नॉन मेटल जो गैस अवस्था में पाई जाती है, कोई गैस में, आप लोग खुद सोचो, कोई अगर गैसीय अवस्था में है तो क्या उसके ऊपर हम लोग का धारा प्रवाहित होगा, कोई गैस में भी तो धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा ना, कोई गैस में हीट फ्लो करेगा, नहीं होगा। यानी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा का बैड कंडक्टर होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं और वो बैड कंडक्टर होते हैं। ये सुचालक होते हैं धातुएं, अधातुएं कुचालक होते हैं। ठीक है, यानी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक कौन होती है, धातुएं, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक कौन होती है, अधातुएं। क्लियर। अब यहां से भी एक एक एक्सेप्शनल है हम लोग का। हम लोग अभी क्या पढ़े, सारे के सारे जितने भी हम लोग का मेटल है सब गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, लेकिन एक मात्र धातु मेटल जो विद्युत धारा को अपने में प्रवाहित नहीं करती है
उनसे होकर के अगर हम हीट भी फॉलो करना चाहेंगे, प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगा, और धारा भी प्रवाहित करना चाहेंगे तो उस धातु से, उस मेटल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कौन सी धातु है सर? तो हम बता देते हैं, लेड, सीसा। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि कौन सी धातु है, कौन सी धातु जिससे होकर के हम लोग विद्युत धारा और ऊष्मा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, या विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, तो क्या आंसर करेंगे सर? लेड या सीसा। क्लियर? पीबी से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है, एकमात्र। ठीक, अब आधातुओं में भी एक एक्सेप्शनल है। अभी क्या देखें कि सारे के सारे आधातु विद्युत और ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं सर। अभी हम बताएं, अब अभी हम ही बता रहे हैं आपको कि एक एक्सेप्शनल है, एक अपवाद है, और वही क्वेश्चन हम लोग का बहुत बार पूछा है। और वह अपवाद क्या है? देखो, एकमात्र आधातु जो हम लोग का ऊष्मा और विद्युत धारा का सूचलक होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, धारा को क्या करेगा? वो प्रवाहित करती है। तो कौन सी है? ठीक है, सॉरी, ऊष्मा नहीं होगा, धारा होगा, है ना। एकमात्र आधातु जो धारा को प्रवाहित करती है, तो कौन सी है सर? तो क्या आंसर होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र आधातु है, नॉन मेटल है, जो धारा को प्रवाहित करती है अपने में। ये गुड कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्लियर है? अब ग्रेफाइट है क्या सर? अब ग्रेफाइट तो बोल दिए कि ग्रेफाइट एक आधातु है जो हम लोग का धारा को प्रवाहित करती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी को अपने में प्रवाहित कर लेती है। तो ग्रेफाइट है क्या सर? तो चलो देखो, ग्रेफाइट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कार्बन्स के अप्रूफ हम बताएंगे। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम ग्रेफाइट के बारे में बढ़िया से बताएंगे। टोटल 4 एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, उसमें से एक ग्रेफाइट भी है। ठीक, थोड़ा सा इसमें नॉलेज वाला बात आपको बता दे रहे हैं हम कि ग्रेफाइट से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग का पूछता है या आगे पूछ सकता है। प्राकृतिक में जितने भी पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं, ध्यान देना, प्राकृतिक के द्वारा, नोट भी करते जाओगे साथ साथ में, हमको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। जो चीज़ आप लोग को लगता है कि ये चीज़ हमको नोट करना है, मेरे लिए नॉलेजेबल चीज़ है, तो नोट करते जाओगे। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में भुला जाओगे। हालांकि वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो तो हम लोग का तो रहेगा ही यूट्यूब में, कभी भी प्ले करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक में, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं, सबसे मुलायम पदार्थ ग्रेफाइट होती है। नहीं जानते हो, जान लो, आज जानते थे, अच्छी बात है, नोट कर लो। ठीक, तो प्राकृतिक में पाई जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ में से सबसे मुलायम पदार्थ कौन सी है? तो क्या आंसर होगा? ग्रेफाइट होगा सर। ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। ठीक, और एक बात, यह विद्युत धारा को प्रवाहित तो करती है, पर क्यों करती है? तो फिजिक्स में जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें करंट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको बढ़िया से बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो, धारा प्रवाहित कौन करता है? कौन धारा प्रवाहित करेगा? कभी भी पढ़ते हैं कि ये विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता है, रबड़ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता, प्लास्टिक नहीं करता है, सूखा लकड़ी नहीं करता है, हम लोग पढ़ते हैं। और यहीं पर भीगा लकड़ी विद्युत धारा को प्रवाहित कर लेती है। क्यों सर? सूखा लकड़ी और भीगा लकड़ी में क्या फ़र्क है? एक जन धारा को प्रवाहित कर रहा है भीगा वाला, एक जन सूखा वाला नहीं कर रहा है। फर्क इतना है सर कि जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। क्योंकि विद्युत धारा को एक जगह से दूसरा जगह कौन पहुंचाता है? हमेशा याद रखोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हैं जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। ठीक है सर, सूखा लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, भीगा लकड़ी में जल के कुछ अंश होते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे वो धारा को प्रवाहित करेंगे, और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे सर, धारा को प्रवाहित नहीं करेंगे। क्लियर हो गया इस बात को? इसको और बढ़िया से हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं ग्रेफाइट में। तो यानी आप समझ में आ गया होगा कि सर ग्रेफाइट में तब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं,
हाँ सर, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो ये धारा को प्रवाहित करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। अच्छा सर, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं इनको अभी हम आपको पूछेंगे, आप लोगों से क्या करके जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो, मेलेबिलिटी और डक्टाइल का प्रॉपर्टीज किस में पाई जाती है? तो बोलेंगे सर धातु में, अधातु में नहीं पाई जाती है। ठीक, मेलेबिलिटी का गुण होने के कारण, आघातवर्धनी का गुण होने के कारण अल्फा स्कैटरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? सॉरी, किसका उपयोग किया गया था? तो क्या आंसर करेंगे? गोल्ड, सोना। कौन किया था? रदरफोर्ड किया था। ठीक, सबसे अधिक आघातवर्धनी और तन्यता धातु कौन सी है? आप क्या आंसर दीजिएगा सर? गोल्ड। ठीक है ना, अभी आप थोड़ा देर पहले बताए थे कि सबसे अधिक आघातवर्धनी और तन्यता किस गुण किसके पास होता है? तो सोना के पास होता है, गोल्ड के पास। सोना का परमाणु संख्या, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। ठीक है, 1 ग्राम सोना में कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो क्या बोलेंगे सर? 2 किलोमीटर। ठीक है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कौन करते हैं? धातु या धातु? तो क्या होगा? धातुएं करती है सर, धातुएं आसानी से प्रवाहित करती है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सी धातु विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करती है? तो क्या आंसर करेंगे? सीसा या गोल्ड। एकमात्र धातु है, मेटल है, जब विद्युत धारा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है सर? दिमाग में क्या आ रहा होगा? अभी थोड़ा देर पहले आप बताए कि सर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से वो धारा को प्रवाहित नहीं करेगी। क्लियर? अब आ जाते हैं धातु में। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का बेड कंडक्टर होता है, उसमें प्रवाहित नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि उसका मेनली अवस्था गैस है और कोई गैस में ये प्रवाहित नहीं होती है। कुछ कुछ होते हैं जो गैस के अलावा कुछ और अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, एक्सेप्शनल में। अब कौन सी अधातु है जिसमें धारा प्रवाहित होती है? तो सर कार्बन का एक अप्रोप, जिसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, और उसी में यह धारा प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि सर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया। आखिरी क्वेश्चन 10वां, प्राकृतिक में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ है सबसे मुलायम कौन है? तो क्या होगा? ग्रेफाइट। ठीक, अच्छा एक और बात, प्राकृतिक में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सबसे हल्की पदार्थ कौन सी है? तो क्या आंसर करते हैं? कार्बन एरोजल। ठीक है, ये मुलायम, वो हल्की। ध्यान दोगे, कार्बन एरोजल सबसे हल्की होती है और सबसे मुलायम कौन होती है? ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट होती है। ठीक, बॉन्ड एंगल ग्रेफाइट का 120 डिग्री होता है। ध्यान दोगे, सब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर जब पढ़ाएंगे, अभी बस इतना ही जानो। चलो नेक्स्ट, उसमें एक और क्वेश्चन करना भूल गए। क्या क्वेश्चन? कि लास्ट में हम लोग पढ़े विद्युत और ऊष्मा का सभी धातुएं सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, अब उसमें भी एक क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है जो बहुत बार रिपीट होता है कि सबसे अच्छा सुचालक विद्युत और ऊष्मा का कौन सी धातुएं होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी मेटल, कौन सी धातु हम लोग का होती है? तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? देखो, उसको याद रख सकते हो सिक्का वर्ड से, सिक्का वर्ड से याद रख सकते हो। सिक्का वर्ड से मीन्स सी से क्या हो जाएगा? सिल्वर, का से क्या हो जाएगा? कॉपर। यानी सिल्वर और कॉपर, ये दो ऐसी हम लोग का धातुएं हैं जो विद्युत और ऊष्मा का गुड कंडक्टर होते हैं, विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं। सबसे अच्छा चालक होते हैं कौन? सिल्वर। अगर सिल्वर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? कॉपर। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सिल्वर, सिल्वर नहीं है तो कॉपर। ठीक, आगे आते हैं। शाइनिंग, चमक, जितने भी सभी धातुओं में शाइनिंग या चमक पाई जाती है। ठीक है, सभी धातुएं चमकदार होती है, उसमें शाइनिंग पाई जाती है, चमक पाई जाती है। ठीक, आधातुओं में शाइनिंग या चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, चमक या शाइनिंग आधातुओं में क्या होता है? नहीं होता है। हो गया क्लियर? अगला पॉइंट,
कि इसमें भी एक्सेप्शनल है हम लोग का, और वो एक्सेप्शनल क्या है सर? तो आधातुओं में शाइनिंग नहीं पाई जाती है, अभी हम आप लोग को बताएं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे आधातु हैं जिनके बीच शाइनिंग होती है, जिनमें शाइनिंग पाई जाती है, और वही क्वेश्चन हम लोग को पूछता है जो अलग हटके होता है। ठीक है, तो कौन सी आधातु है? देखो, पहला है ग्रेफाइट, अभी थोड़ा देर पहले जिसको हम लोग पढ़े थे ग्रेफाइट के बारे में। दूसरा है हीरा, तीसरा आयोडीन, और चौथा सफ़ेद फास्फोरस। इस चारों को नोट डाउन कर लो कि कौन सी आधातुओं में चमक पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है। तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? ग्रेफाइट, हीरा, आयोडीन और सफ़ेद फास्फोरस। 4 ऐसी आधातुएं हैं जिनमें हम लोग का चमक पाई जाती है, और बाकी इनके अलावा जितने भी आधातु हैं उसमें किसी में भी चमक नहीं पाई जाती है। क्लियर सर? ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें से देखो, ये जो हम लोग का व्हाइट फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग को पूछते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसमें चमक हम लोग को पाई जाती है। ठीक, अभी हम लोग देखें तो जो पूर्णिमा वाली रात होती है, पूर्णिमा वाली रातों में एक शाइनिंग सा दिखाई देता है कब्रिस्तान में। ठीक है, तो पूर्णिमा वाली रातों में कभी कभी देखोगे कब्रिस्तान में एक शाइनिंग दिखाई देती है, एक आग जैसा चमक दिखाई देता है, आग जलता हुआ दिखाई देता है। कब्रिस्तान वगैरह में देखोगे, हम लोग डर जाते हैं देख करके, कोई भूत प्रेत समझ के। वैसा कुछ होता नहीं है। उस समय क्या होता है कि ये सफ़ेद फास्फोरस एक्टिव हो जाता है हम लोग का। अब ये सफ़ेद फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, होता कहाँ पर है? तो हम लोग का जो हड्डी है, हम लोग का हड्डियों में फास्फोरस पाई जाती है, हड्डियों में कैल्शियम पाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग बायो में नहीं जा रहे हैं कि हड्डियों में क्या पाई जाती है, क्या होता है, उस समय करेंगे। बस इतना जानो कि हम लोग का हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, तो वही पूर्णिमा वाली रातों में जब हवा चलती है तो हवा के संपर्क में आ करके ये जो हम लोग का व्हाइट फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस, ये क्या करती है? आग उत्पन्न कर लेती है, और वही चिंगारी जैसा जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग देख के बोलते हैं कि देखो आग जल रहा है। यानी पूर्णिमा वाली रातों में जो आग जलना या चिंगारी निकलना किसके कारण होता है? तो सफ़ेद फास्फोरस के कारण होता है सर। कहाँ पर? कब्रिस्तान में। क्यों? क्योंकि हड्डी तो कब्रिस्तान में ही मिलेगी ना सर, इसलिए कब्रिस्तान में। ठीक, और इसी वजह से जो क्वेश्चन हम लोग का पूछता है वो क्वेश्चन है कि कब्रिस्तान की आग किसे कहा जाता है? ठीक है, कब्रिस्तान की आग किसे कहा जाता है? फायर ऑफ ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर करेंगे सर? सफ़ेद फास्फोरस। कब्रिस्तान की आग किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर होगा हम लोग का? सफ़ेद फास्फोरस को कहा जाता है। किस प्रकार के फास्फोरस? तो सफ़ेद फास्फोरस ही करेंगे, लाल पीला कुछ नहीं। ठीक है, फास्फोरस का हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसका प्रकार भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन नॉलेज वाला बात भी है, जानकारी वाला भी है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन समझ के पढ़ो। हालांकि पूछा तो नहीं है क्वेश्चन, बस मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, हो सकता है फ्यूचर आगे पूछ ले, या आप लोग का नॉलेज के लिए भी रहे। बरसात के मौसम में रात का समय में छोटे छोटे जो होते हैं जुगनू जिसको बोलते हैं हम लोग, उड़ते रहते हैं। हर थोड़ा देर में जलते हैं फिर बुझ जाते हैं, जलते हैं फिर बुझ जाते हैं, जलते हैं फिर बुझ जाते हैं। ठीक है, तो उनमें जो जलना और बुझना, उनमें जो शाइनिंग आता है वो किसके कारण आता है? सफ़ेद फास्फोरस के कारण आता है। ठीक है, यानी कब्रिस्तान में जो हम लोग को चिंगारी दिखाई देती है किसके कारण? सफ़ेद फास्फोरस। इसी वजह से फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान की आग बोलते हैं। दूसरा, जुगनुओं में जो चमक पाई जाती है किसके कारण से? सफ़ेद फास्फोरस के कारण से। ठीक है सर? हाँ ठीक है, इतना क्वेश्चन आएगा तो सही का आंसर कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड देखो, जितने भी धातु हैं सारे मेटल, इनका ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है, बेस। और जितने भी आधातु हैं इनका ऑक्साइड क्या होता है हम लोग का? अम्लीय होता है, एसिडिक। ठीक है, यानी मेटल का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होगा हम लोग का? क्षारीय होगा, बेस होगा। आधातु का ऑक्साइड क्या होगा? नॉन मेटल का हम लोग का एसिड होगा, अम्लीय होगा। याद रखोगे, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है,
बेसिकली रेलवे में ज़्यादा ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीट करता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। सर अभी आप बताए, धात्विक प्राकृतिक ऑक्साइड क्षारीय होता है, बेस। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अर्थात नॉन मेटल का ऑक्साइड, अभी आप बताए सर एसिड होता है, अम्लीय होता है। ठीक, इसको दूसरा तरीका से ऐसे भी पूछता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति का पीएच मान कितना होगा। तो एक चीज याद करो सर, जो बेसिक होते हैं, जो क्षारीय होते हैं, इनका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होता है। ठीक है, पीएच मान क्या होता है हम लोग का, 7 से कम होता है। वाटर चैप्टर में भी हम लोग किए थे पीएच के बारे में, खोज कौन क्या था, क्या क्या था हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग को दोनों का लिंक दिया हुआ है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वाटर चैप्टर का। ठीक है, देख सकते हो, उसमें पहला चैप्टर जाकर के आप लोग देख लीजिए। ये हो गया अम्लीय। देखो यहां से इसी को ही घुमा के कैसे पूछता है कि अधातुओं का ऑक्साइड का पीएच मान कितना होगा, पीएच वैल्यू। अम्लीय होता है सर, हम लोग जानते हैं, तो पीएच वैल्यू हमको नहीं पता था, चलो ठीक है, तो अम्लीय है मतलब पीएच मान क्या होगा, 7 से कम, और इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से ज्यादा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये क्षारीय है तो इसका पीएच मान 7 से ज्यादा। कर लोगे सर इतना क्वेश्चन, हाँ सर कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। गलनांक और क्वाथनांक। देखो जितने भी धातुएं हैं इनका गलनांक और क्वाथनांक हमेशा उच्च होता है, अधिक होता है। धातुओं का गलनांक और क्वाथनांक हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, अधातुओं का गलनांक और क्वाथनांक, ठीक है, अधातुओं का गलनांक और क्वाथनांक क्या होता है हम लोग का, निम्न होता है। ध्यान दोगे, अधातुओं का गलनांक और क्वाथनांक कम होता है। क्लियर है इतना, धातुओं में गलनांक और क्वाथनांक अधिक होती है, अधातुओं में गलनांक और क्वाथनांक कम होती है। हो गया। अब इसमें भी एक एक्सेप्शनल है सर, और वही क्वेश्चन हम लोग का पूछता है, क्या है। देखो अभी क्या बताए, अधातुओं का गलनांक और क्वाथनांक निम्न होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही क्या होता है, कम। अब मेल्टिंग में क्वेश्चन है, और क्या है कि एकमात्र अधातु जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्या बताया अभी हम, एकमात्र अधातु जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, और वो कौन सा धातु है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, हीरा, डायमंड। ये क्या है, हीरा, ये भी कार्बन का एक अपरूप है सर। ठीक है, और कितना होता है इसका, इसका होता है 4627 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या है हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। ठीक है, क्लियर इतना। अब एक एक करके सारा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप लोग उसका आंसर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सबसे अच्छा विद्युत एवं ऊष्मा का चालक धातु कौन सी है, तो सिल्वर। अगर सिल्वर नहीं है तो कॉपर। क्या ट्रिक बताए थे, सिक्का, स सिल्वर, का से कॉपर। ठीक, क्लियर। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, अधातुओं में अधात्विक चमक या चमक ही बोलो नहीं पाई जाती है। ठीक, लेकिन कौन से अधातु जिनमें चमक पाई जाती है, तो क्या होगा सर, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और फास्फोरस, ये 4 है जिनमें चमक पाई जाती है। अब उस 4 में से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो सफेद फास्फोरस का क्वेश्चन हम लोग को पूछ लेता है कि पूर्णिमा वाली रातों में जो चमक पाई जाती है किसके कारण, तो क्या आंसर होगा, सफेद फास्फोरस। कहाँ पाई जाती है, कब्रिस्तान में पाई जाती है सर। ठीक, क्लियर। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान की आग, यानी कब्रिस्तान की आग किसे कहा जाता है, क्या आंसर करेंगे, सफेद फास्फोरस। ठीक है, जुगनुओं में जो चमक पाई जाती है किसके कारण, अभी आप बताए थे सर, सफेद फास्फोरस के कारण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ऑक्साइड आ जाते हैं। धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय, बेस, पीएच मान 7 से ज्यादा। अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय, पीएच मान 7 से कम। ठीक, अब उसमें अधातुओं में एक एक्सेप्शनल है सर, कि जो जल होता है H2O, ये भी तो एक अधातु का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, याद करो, क्या उसका नेचर अम्लीय होता है, नहीं सर, जल अम्लीय नहीं है। ठीक है, जल का क्या है, एक उदासीन है, हम लोग पढ़े थे ना, जल वाला चैप्टर को याद करो। और जो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वाटर का दोनों लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। पहला लेक्चर किस प्रकार का है जल, तो जल सर एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, उभयधर्मी अणु है, ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है, उसका एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, उभयधर्मी अणु बोलते हैं। क्लियर।
गलनांक और क्वाथनांक धातुओं का उच्च होता है, अधिक होता है, जबकि अधातुओं का गलनांक और क्वाथनांक निम्न होता है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन हम लोग का पूछता है सर, एक एक्सेप्शनल है, कौन सा? डायमंड, हीरा, सबसे अधिक गलनांक कौन सी अधातु का होती है? तो क्या आंसर होगा हम लोग का? डायमंड, हीरा। चलिए नेक्स्ट, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो क्या आंसर करेंगे? टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन धातु जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, क्लियर। अब इस टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो सर इसका गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना अधिक गलनांक है, या इतना से लेकर के ये लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस तक का भी इसको बनाया जाता है टंगस्टन को, ठीक है। मिनिमम 3422, मैक्सिमम 3800 डिग्री सेल्सियस तक का इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, क्लियर। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं सर विद्युत बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। क्यों किया जाता है? क्योंकि गलनांक अधिक होने से जब हम लोग का धारा प्रवाहित होगा, वो लाइट देगा हम लोग को, उस समय वो हीट उसमें बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। अब गलनांक अधिक होने पर यह फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका उपयोग विद्युत बल्ब में करते हैं। अब विद्युत बल्ब में इसका उपयोग करते हैं तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में जो हम लोग का गैस भरी होती है उसमें हम लोग का नाइट्रोजन के साथ आर्गन गैस रहता है। विद्युत बल्ब में ध्यान दोगे, हम ना ट्यूबलाइट का बात किया ना CFL का बात किया। विद्युत बल्ब में ट्यूबलाइट, CFL सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, हम लोग उसको उस पर आते हैं। ये हो गया। अगला भारी धातु, तार का फ्यूज वायर, ठीक है। तार का फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर जो होता है तार का, वो हम लोग का किससे बना रहता है? जब फ्यूज होता है उसके अंदर एक पतला सा तार हम लोग जोड़े रहते हैं, उसको उठा देंगे तो करंट का फ्लो कब बंद हो जाएगा, उसको लगा देंगे तो करंट का फ्लो पूरा हम लोग के घर में हो जाता है, ठीक है। तो ओवरलोड होने से फ्यूज की वजह से हम लोग का कोई भी सामान या कोई भी चीज़ क्षति होने से बच जाता है, ठीक है। जितने भी हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब। तो फ्यूज वायर किससे बना होता है? तो पहली बात, फ्यूज वायर जो हम लोग का बना होता है ये टीन का ही एक्चुअल में बनना चाहिए, लेकिन टीन के साथ थोड़ा लेड मिला दिए रहते हैं हम लोग फ्यूज वायर में, क्योंकि टीन थोड़ी महंगी होती है और टीन के साथ थोड़ा क्या मिला दिए रहते हैं हम लोग? लेड। यानी फ्यूज वायर टीन और सीसा, लेड को हम लोग क्या बोलते हैं? सीसा। टीन और सीसा से बनी होती है, Sn + Pb का मिक्सचर है, ठीक, मिश्रण, क्लियर। भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो क्या आंसर करेंगे? ऑस्मियम, ठीक, याद रहेगा। सबसे भारी धातु, हेवीएस्ट मेटल, क्या आंसर करेंगे सर? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु, लाइटेस्ट मेटल, क्या आंसर करेंगे सर? देखो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। नेक्स्ट, हीटर तार, हीटर वायर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का, यानी निकेल और क्रोमियम का मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइक्रोम। ये एक मिश्रण है हम लोग का, ठीक है, निकेल और क्रोमियम का। क्लियर है इतना पॉइंट? समझ में आ गया? फिर से इसको रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गलनांक किस धातु की होती है? क्या आंसर करेंगे सर? टंगस्टन। कितनी होती है? 3422। हालांकि वैल्यू नहीं पूछता है, बस किसकी होती है याद रखोगे? टंगस्टन। कहाँ उपयोग होता है? विद्युत बल्ब में, ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ नाइट्रोजन। क्लियर है सर? चलो अगला क्वेश्चन, फ्यूज वायर के रूप में, फ्यूज तार के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सर अभी आपने बताए थे, टीन और सीसा, लेड, यानी Sn + Pb। क्लियर। सबसे भारी धातु अभी आप बताए थे सर, ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। क्लियर है इतना पॉइंट? अगर आधातु में सबसे अधिक गलनांक तो डायमंड, थोड़ा देर पहले बताए थे सर, अब कितना होता है? 4627 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन छूट गया, हीटर वायर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का करते हैं सर। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? निकेल + क्रोमियम। क्लियर? तो चलो आज के क्लास को हम लोग ये स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट डे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले मेटल को स्टार्ट करेंगे। मेटल पढ़ेंगे जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितने भी हम लोग का मेटल से जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं उन सबको पढ़ेंगे।
उनमें कौन कौन से आयस्क पाई जाती है, उनके कंपाउंड से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना तक का ही नोट्स बढ़िया से बना लो, और अगर अच्छा लगा तो कम से कम अपने अगल बगल आसपास के 5 दोस्तों को भेजो, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट लेने दो कि अब तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, कोई बुक कोई से भी कहीं से भी, लेकिन एक सिस्टमेटिक होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इतना सारा चीज़ को लेकर के चलना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है, और वही क्वेश्चन सब लगभग हम लोग का रिपीट होते रहता है कुछ कुछ, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।